बेटा जब आप दूध गर्म करके उसको फ्रिज में डालना भूल जाते हो तो बहुत गर्मी होने पर दूध फट जाता है ना। इसी तरह से आपने देखा होगा कि जब हम फल काट कर रखते हैं फ्रूट्स को तो वो भी थोड़े टाइम बाद पीले लाल ब्राउन से होने स्टार्ट कर जाते हैं, है ना। जिसे हम कहते हैं ख़राब होना शुरू कर जाते हैं या सड़ना शुरू कर जाते हैं। आपने माचिस भी जलाई है ना। इसी के साथ साथ आपने अपने आसपास अपने बाथरूम के गेट्स में या जहाँ पर भी पानी होता है लोहे में लगता है वहाँ पर आपने ये जंग लगता हुआ भी देखा होगा। तो बेटा आपने ऐसी बहुत सी एग्जाम्पल्स अपने डेली लाइफ में देखे हैं जिसमें स्टार्टिंग का जो मटेरियल रहता है यानी शुरुआत का जो पदार्थ रहता है और एंड का जो पदार्थ रहता है, जैसे इस केस में जो स्टार्टिंग वाला लोहा होगा आयरन और जो एंड वाला ये आपको दिख रहा है ब्राउनिश लोहा जिसे हम जंग लगा हुआ लोहा कहते हैं, ये स्टार्टिंग और एंड के प्रोडक्ट्स बिल्कुल ही अलग हैं। ऐसा होता क्यों है ना। जैसे आपने दूध के केस में देखा, दूध में और फटे हुए दूध में बहुत फ़र्क है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे आपको अपने डेली लाइफ में एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जो कि चेंज हो जाते हैं थोड़े टाइम के बाद। तो चलिए बेटा हम क्लास 10th साइंस का पहला चैप्टर यानी कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बेटा हमने 9th क्लास में फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस यानी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पढ़े हुए हैं, हमें क्लियर हैं वो चीज़ें। अगर आप फिर भी भूल गए हैं तो आप प्लीज़ जो आपका सजेशन बॉक्स है वहाँ पे 9th क्लास की वीडियोस हैं, आप उसमें से देखकर ये बेसिक्स थोड़े क्लियर कर लीजिए कि फ़िज़िकल एंड केमिकल रिएक्शंस या चेंजेस बेसिकली क्या होते हैं। अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया का अर्थ, जो हमारा टॉपिक ही है केमिकल रिएक्शंस। बेटा कैसे पता चलेगा कि हमारे आसपास जो भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं, जो भी कुछ बदलाव आ रहे हैं, जैसे दूध से दही बन रहा है या आपके लोहे में जंग लग रहा है, तो कैसे पता चलेगा कि ये केमिकल रिएक्शन है। तो दो एक्टिविटीज़ देख लेते हैं, फिर शायद थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए कि कैसे पता चलेगा। कि जब हम मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम एक धातु है बच्चे, जब हम एक मेटल है बेसिकली, जब हम उसको गर्म करते हैं तो क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर जब हम एक होल्डर की मदद से, जिसे हम टोंग कहते हैं इंग्लिश में, मैग्नीशियम रिबन को बर्नर पे गर्म करते हैं तो धीरे धीरे ना तो बहुत ज़्यादा लाइट होती है, ठीक है। धीरे धीरे उसमें से वाइट कलर का धुआं यानी वाइट कलर के फ्यूम्स निकलते हुए आपको दिखेंगे और जब ये फ्यूम्स ठंडे होते हैं तो आपको वाइट कलर का पाउडर दिखेगा। ये पाउडर बेसिकली मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है। दोबारा समझ लीजिए, जब हम मैग्नीशियम धातु को, वो रिबन की फॉर्म में होता है, आप ये 10th में अपने प्रैक्टिकल्स में भी करते हैं, जब आप उस रिबन को गर्म करते हैं, बहुत ज़्यादा हीट करते हैं, तो फिर उसमें से वाइट कलर के फ्यूम्स यानी वाइट कलर का धुआं निकलने लगता है। और जब आप उसको जला लेंगे थोड़ा सा और उसको कलेक्ट करेंगे, उस जो फ्यूम्स निकल रहे हैं वो ठंडा होके वापस सॉलिड बन जाएगा और वाइट कलर का होता है, ठीक है। वापस ठोस बन के वो सफ़ेद कलर का पाउडर होता है, जो पाउडर असल में मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो पहले मैग्नीशियम था, अब क्या है आपके पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से बिल्कुल अलग है, यानी जो मैग्नीशियम ऑक्साइड के गुणधर्म हैं वो पहले वाले मैग्नीशियम से बिल्कुल ही अलग हैं, ठीक है बेटा। अब हम एक दूसरी एक्टिविटी करने वाले हैं जिसमें हम कंसनट्रेटेड H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, उसकी मदद लेंगे। देखिए यहाँ टेस्ट ट्यूब में हमने कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल दिया। अब इसमें हम डालेंगे जिंक ग्रैन्यूल्स। बेसिकली जिंक एक मेटल है, धातु है, और ये ठोस धातु, जिंक ग्रैन्यूल्स का मतलब है ठोस धातु, थोड़ा सा जिंक का ले लिया। अब इन दोनों की रिएक्शन करानी है तो इन दोनों की अभिक्रिया कराएंगे। एसिड में हम जिंक डाल देंगे और फिर देखेंगे बुलबुले निकल रहे हैं। आम भाषा में हम ये कहेंगे कि भाई इसमें से तो हवा निकल रही है, लेकिन ये हवा बेसिकली
H2 गैस है जो कि इन दोनों के रिएक्शन से निकलती है। ठीक बेटा, फिर से देख लेते हैं कि क्या हो रहा है इस एक्टिविटी में। इस एक्टिविटी में हमने एक धातु लिया है जिंक का, जिंक मेटल ली है और उसकी रिएक्शन अभिक्रिया कराई है हमने H2SO4, कंसनट्रेटेड H2SO4, सांद्र H2SO4। अगर आपको नहीं पता है कि सांद्र क्या होता है तो प्लीज़ आप 9th क्लास की वीडियोस देख सकते हैं, उसमें क्लियर किया हुआ है कि सांद्र और तनु यानी कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट में क्या फ़र्क होता है। तो इन दोनों की रिएक्शन कराने के बाद, अभिक्रिया कराने के बाद इसमें से आपको H2 गैस के बबल्स निकलते हुए दिखते हैं। क्लियर बच्चे? और ये H2 गैस ही है, ये कैसे पता चलेगा? जब आप इसके ऊपर से, टेस्ट ट्यूब के ऊपर से अगर आप एक माचिस जला के लेके आएंगे तो पॉप साउंड आएगी। ये आपके 10th के प्रैक्टिकल्स में भी है, तो आप स्कूल में भी करेंगे तब आपको थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। ओके बेटा, देखिए यहाँ हमने कुछ 4 पॉइंट्स लिए हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर केमिकल रिएक्शन में, यानी जब जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो ये चारों चीज़ें होंगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। पर ज़्यादातर केसेस में, ज़्यादातर केमिकल रिएक्शंस में ये चारों चीज़ें देखने को मिलती हैं, सब में नहीं पर ज़्यादातर में। क्या है वो? देखिए, पहला है चेंज इन स्टेट, यानी अवस्था में परिवर्तन। जो भी आपने पहले मटेरियल लिया है, कुछ कुछ चेंजेस आए उसमें और कुछ फाइनल बन गया। जैसे यहाँ पर आपने स्टार्टिंग में दूध दही का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो आपने स्टार्टिंग में उसकी क्या स्टेट थी? जो दूध है वो स्टार्टिंग में लिक्विड स्टेट में होता है। किस में था वो? तरल अवस्था में था। लेकिन फटने के बाद या कहें गर्मी में रखने के बाद आपने टेम्परेचर बढ़ गया और वो थोड़े टाइम बाद किस में बदल जाता है? वो दही में। यानी अब वो किस में बदल गया? अब उसकी अवस्था कैसी हो गई? स्टेट हो गया उसका सॉलिड। हाँ, थोड़ा बहुत लिक्विड भी है बट स्टेट में चेंज आया ना। तो ज़्यादातर केमिकल रिएक्शन में हमें चेंज इन स्टेट देखने को मिलता है। इसके अलावा चेंज इन कलर भी होता है, यानी रंग में परिवर्तन। जैसे इसके लिए हम लोहे का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जब लोहे में जंग लगती है, करोड हो जाता है, वो कोरोजन हो जाता है उसमें, तो लोहे के रियल कलर में और कोरोडेड लोहे में आप देखते होगे वो ब्राउनिश रेड हो जाता है। मैं फिर से बता रही हूँ, ये ज़रूरी नहीं है सभी केमिकल रिएक्शन में, सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में चेंजेस होंगे। किसी में कुछ चेंजेस दिख सकते हैं, किसी में कुछ और चेंजेस दिख सकते हैं। जैसे दूध दही के एग्जाम्पल में आपको चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन दिख रहा था। लोहे जंग वाले एग्जाम्पल में आपको चेंज इन कलर का पता लग रहा था। इसी तरह से कुछ केमिकल रिएक्शन में आपको चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि तापमान में परिवर्तन दिखेगा। हो सकता है कि तापमान बढ़ जाए, हो सकता है कि तापमान कम हो जाए। जैसे जब आप माचिस को जला देते हैं तो असल में होता क्या है, जो माचिस की तीली होती है उसके ऊपर कुछ केमिकल लगा होता है ना, और जब आप उसे रगड़ते हैं मैच बॉक्स में तो उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ केमिकल होता है। आप अलग से थोड़ी उसको आग लगा रहे हैं, आप करते क्या है, 2 केमिकल्स को साथ में मिला रहे हैं। एक वो जो माचिस की तीली पर लगा हुआ है और एक वो केमिकल जो मैच बॉक्स के ऊपर लगा हुआ है, डिज़ाइन जो बने होते हैं। जैसे ही आपने दोनों केमिकल को आपने रिएक्ट कराया, उनको कॉन्टैक्ट में लाया, आप थोड़ा सा फ्रिक्शन यानी दिया, थोड़ा सा घर्षण दिया, तो उसमें से आग निकलने लगती है, यानी उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो कुछ केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ता भी हो सकता है या घटता भी हो सकता है, ठीक है, चेंज होगा। इसी तरह से रिमूवल ऑफ गैस, इसमें क्या है, जैसे अभी आपने जिंक वाला एग्जाम्पल देखा कि जब आप जिंक धातु को H2SO4 एसिड में डालते हैं तो उसमें से बबल्स निकलते हैं, और वो बबल्स किसके मैंने बताए, वो बबल्स होते थे H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस के। तो कुछ कुछ केमिकल रिएक्शंस में आपको रिमूवल ऑफ गैस यानी गैस का निकास भी, गैस का उत्सर्जन भी देखने को मिल सकता है। क्लियर बेटा? तो केमिकल रिएक्शन में बेसिकली कैसे पता चलेगा कौन सी केमिकल रिएक्शन है और कौन सी नहीं है? तो बेटा ये कुछ चेंजेस हैं, ये कुछ बदलाव हैं जो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। होता क्या है केमिकल रिएक्शन में, इनिशियल मटेरियल इज डिफरेंट फ्रॉम फाइनल प्रोडक्ट, यानी जो प्रारंभिक वस्तु होती है, स्टार्टिंग का जो मटेरियल होता है, और जो अंतिम वस्तु होती है, लास्ट का जो मटेरियल आपको मिलता है, वो दोनों अलग अलग होते हैं, यानी उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, उनके गुणधर्म अलग अलग होते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दे रखा है, मिल्क से कर्ड बनना, ये एरो इस तरफ होने का मतलब होता है कि पहले आपने स्टार्टिंग में मिल्क लिया, ये आपकी इनिशियल मटेरियल है, और फिर कुछ टेम्परेचर बढ़ा, आपने यूं ही छोड़ दिया, या आपने उसमें मान लीजिए नींबू का रस डाल दिया, या आपने उसमें थोड़ी सी और दही ही डाल दी, तो इन सब से क्या होगा, वो क्या बन जाएगा, कर्ड बन जाएगा।
स्टार्टिंग के मटेरियल के जो प्रॉपर्टी होंगे, जो गुण होंगे, वो बाद के मटेरियल के प्रॉपर्टी या गुण से बिल्कुल ही अलग अलग होंगे। तो इसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। क्लियर बच्चे? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास केमिकल इक्वेशन। जो आपका टॉपिक था ना केमिकल रिएक्शंस, ये आपको क्लियर है। तो अब इक्वेशन का क्या मतलब है, यानी समीकरण का क्या मतलब है? तो बेटा देखिए, अगर मैं ये सारी जो हमने एक्टिविटीज़ मैंने अभी आपको बताई कि मैग्नीशियम रिबन को हमने जलाया और फिर उससे कुछ पाउडर बन गया, तो अगर मैं ये सारा लैंग्वेज में लाइन बाय लाइन लिखूं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना, आपका आंसर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो वो चीज़ कम करने के लिए, आपके टाइम को बचाने के लिए, आप वही सेम चीज़ को, उसी पूरी की पूरी रिएक्शन को इक्वेशन, जैसे आप मैथ्स में नहीं लिखते समीकरण, है ना, x में y मिला तो z बन गया या इस तरह का कुछ, तो आप पूरी की पूरी लाइन लिखने के बजाय सीधा x प्लस वाई गिव्स अस z, इस तरह से लिख देते हैं ना, वही है केमिकल रिएक्शन। हमने मैग्नीशियम लिया था, मैंने यहाँ लिख दिया है, और उसको हमने जलाया था। जलाने का मतलब है उसमें क्या दी, हमने ऑक्सीजन गैस। आई होप ये आपको पता है कि कोई भी चीज़ कब जलती है, जब हम उसे ऑक्सीजन गैस देते हैं। तो मैग्नीशियम में क्या मिल गया, ऑक्सीजन, इसीलिए हमने ये प्लस लिखा है। और फिर क्या बन गया थोड़े टाइम के बाद, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसीलिए एरो इस तरफ है। ठीक है बेटा, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जब भी ज़्यादा चीज़ें मिल जाएं, जैसे मान लीजिए इसकी जगह हम एक एग्जाम्पल ये भी दे सकते थे कि मान लीजिए यहाँ पर आप माचिस का एग्जाम्पल दे सकते थे कि ये मैच स्टिक है, जो डंडी होती है, जो तीली होती है, और ये वो मैच बॉक्स का केमिकल है। दोनों को जोड़ दिया आपने और फिर क्या बना, आपका कोई तीसरा प्रोडक्ट बन गया। ये प्रोडक्ट ज़्यादा भी हो सकते हैं, यहाँ पर आपके पास ज़्यादा चीज़ें भी हो सकती हैं। अब देखिए, ध्यान दीजिए, ये जो स्टार्टिंग में रिएक्ट करते हैं, जो अभिक्रिया करते हैं आपस में, इनको हम इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट, हिंदी में अभिकारक, यानी जिनको हम मिलाते हैं अभिक्रिया कराने के लिए, रिएक्शन कराने के लिए जिनको हम मिलाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, यानी अभिकारक। और फाइनली जो बनता है हमारे पास, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट, यानी उत्पाद। ये एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पर ये एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। क्लियर बच्चे अब तक की बातें? अभी जो हमने अभिक्रिया देखी, यानी अभी जो हमने रिएक्शन देखी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन वाली, इसको हम और छोटा लिख सकते हैं, यानी बार बार हमें पूरी स्पेलिंग लिखना ज़रूरी नहीं है। और छोटा कैसे लिख सकते हैं, जब हम मैग्नीशियम की जगह उसका सिंबल, यानी उसका चिन्ह लिखें। ये आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे। 20 तक आपको एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या याद की होगी आपने एलिमेंट्स की, जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है और उसको H लिखते हैं। इसी तरह से हीलियम का 2 होता है एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, और उसको He लिखते हैं। फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरॉन। तो इस तरह से आपने 9th तक कर लिया होगा, 20 तक एटलीस्ट। वैसे आपको 30 तक करना चाहिए, बट 20 तक तो एटलीस्ट आपको कर लेना चाहिए। नहीं किया है तो मैं लास्ट में आपको सजेशन बॉक्स में आपको बता दूंगी कि आप किस तरह से वो 20 तक याद कर सकते हैं। प्लीज़ उसको कर लीजिए। सारे एलिमेंट्स उनके, यानी सारे तत्व उनकी परमाणु संख्या के साथ, यानी उनका एटॉमिक नंबर है वो भी, और साथ में उनका जो चिन्ह है, यानी जो सिंबल है वो भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आपकी 10th क्लास में। ठीक है, तो मैग्नीशियम को हम क्या लिख सकते हैं, Mg, और छोटा करने के लिए फिर प्लस, और साथ में ऑक्सीजन गैस थी, उसको हम लिखते हैं O2। याद रखिएगा, सिर्फ ऑक्सीजन O होता है, पर ऑक्सीजन जो गैस होती है वो O2 होता है। और फिर ये दोनों मिलकर क्या बनाते थे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी MgO। अभी आपको ये डिफ़िकल्ट लग रहा होगा कि मैम MgO क्यों लिखा मैग्नीशियम ऑक्साइड को, तो बेटा ये भी आप 9th क्लास में करके आ गए हो कि भी मैग्नीशियम की वैलेंसी यानी संयोजकता कितनी होती है, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, वैलेंसी, फिर उसको क्रॉस करते थे आप। नहीं याद है तो फिर 9th का चैप्टर नंबर 3, 4 ये सब थोड़ा सा आप रिवाइज कर लीजिए फॉर बेटर क्लैरिटी। ठीक है, और वैसे करते करते आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है, इसी तरह से जिंक सल्फेट का क्या फॉर्मूला होता है। जैसे जैसे हम करते जाएंगे, आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपको याद होता जाएगा। ठीक, आगे हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, यानी संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व।
क्या मतलब है बैलेंसिंग का? केमिकल इक्वेशन हमें पता चल गई, रासायनिक इक्वेशन क्या होती है, समीकरण ये पता चल गया, पर यहाँ बैलेंसिंग का क्या मतलब है? तो बेटा 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसके लिए आप एक प्रैक्टिकल भी करते हो, ठीक है? तो वो नियम हमें क्या कहता था, वो लॉ, कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। मतलब मैं कोई भी केमिकल रिएक्शन करा लूँ, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया करा लूँ, जैसे ये, इसमें ना तो नया कोई मास पैदा होगा, मतलब बनेगा, और ना ही कोई मास कम हो जाएगा। यानी जितना मैंने Mg मैग्नीशियम स्टार्टिंग में लिया है, फाइनल प्रोडक्ट में भी मुझे उतना ही मैग्नीशियम मिलना चाहिए। इसी तरह से जितना ऑक्सीजन मैंने लिया है, उतना ही ऑक्सीजन मुझे फाइनली भी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि मैं ये सारा तो 50 ग्राम ले रही हूँ और यहाँ मुझे वो 50 की जगह 45 से मिल रहा है, या 55 ग्राम, या तो बढ़ के ही मिल जा रहा है या तो कम होके मिल जा रहा है। ऐसा नहीं होगा। ये हमें कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बेटा इसी वजह से आपको बैलेंस करना, यानी जो आपकी इक्वेशन है, समीकरण है रासायनिक, उसको बैलेंस संतुलित करना ज़रूरी होता है। थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसे। हमने जो एक्टिविटी की थी जिसमें हमने जिंक मेटल लिया था, जिंक ग्रैनुअल्स, धातु लिया था, और हमने उसमें क्या डाला था, एसिड डाला था। कौन सा वाला? सल्फ्यूरिक एसिड। ये H2SO4 कंसनट्रेटेड सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड लिया था, और फिर हमने इनकी रिएक्शन देखी थी। हमें जो दिखा था वो था H2 गैस, जिसके बुलबुले उठते हुए हमें दिखे थे, राइट? तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि भाई ये दोनों आपस में जब मिलते हैं Zn प्लस H2SO4, ये क्या कहलाएंगे बेटा? अभी हमने पढ़ा, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं ना, इनमें अभिक्रिया हो रही है, तो ये कहलाएंगे रिएक्टेंट, यानी कि हिंदी में अभिकारक। ये बिल्कुल आप ध्यान रख लीजिए। और जब ये रिएक्ट करके कुछ बनाते हैं, यानी इस तरफ राइट हैंड साइड पे, ये राइट हैंड साइड है ना, इस तरफ जो बनाते हैं, इनको हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। और हमने बताया था ये प्रोडक्ट ज़्यादा हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। तो ये हमारे हो गए उत्पाद। क्लियर? अब देखिए, ये है एरो का लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि उल्टे हाथ का, और ये है इधर प्रोडक्ट की साइड, राइट हैंड साइड। अब हमें देखना है कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, क्या ये संतुलित है या नहीं। अब देखो, जितना संतुलन का मतलब है बैलेंसिंग का, कि जितना जिंक हमने यहाँ लिया था इस तरफ, उतना ही हमें फाइनली भी मिलना चाहिए, राइट? तो देखो यहाँ पर मैंने ये कॉलम बना दिया है, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड एरो के इस तरफ, और RHS यानी राइट हैंड साइड, यानी बॉर्डर के इस तरफ। क्लियर? तो आपको ये देखना है कि जितना जिंक, यहाँ देखिए जिंक, जितना जिंक LHS में होगा, बॉर्डर के इस तरफ होगा, उतना ही RHS में भी होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आपको कितने जिंक के एटम दिख रहे हैं, कितने परमाणु दिख रहे हैं जिंक के? इस तरफ एक दिख रहा है ना? और इस तरफ कितने दिख रहे हैं? इस तरफ भी आपको जिंक का एक एटम दिख रहा है, यानी जिंक तो जितना लिया था उतना ही बन रहा है। ओके, यानी जिंक तो बैलेंस है, संतुलित है। अब बात करते हैं हम H की। इस तरफ कितने H दिख रहे हैं हमें? इस तरफ हमें 2 H दिख रहे हैं, H2, यानी कि 2 H के एटम हमें दिख रहे हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 H। अब इधर देख लेते हैं, इधर कितने H दिख रहे हैं? इधर बेटा देखो, ये भी H2 गैस बन रही है, यानी कि इधर भी 2 H। अभी हम एटम गिन रहे हैं, क्योंकि क्या कह रहा है कि मास ना तो घटेगा बढ़ेगा, और मास किसकी वजह से घटता बढ़ता है? एटम की वजह से। भाई एटम घटेंगे बढ़ेंगे तो ही मास भी घटेगा बढ़ेगा। क्लियर मेरी बात बच्चे? यदि परमाणु घटेंगे बढ़ेंगे तो ही तो भाई परमाणु की वजह से उनका द्रव्यमान बढ़ेगा या घटेगा, है ना? तो एटम घटने बढ़ने नहीं चाहिए, उतने ही रहने चाहिए। अब हम सल्फर की बात करते हैं। यहाँ कितने सल्फर है बेटा? 1 सल्फर नजर आ रहा है हमें, यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं। यहाँ पर कितने सल्फर नजर आ रहे हैं बेटा? S, 1 ही नजर आ रहा है, तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं, ये भी बैलेंस है। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन कितने एटम दिख रहे हैं? O4, यानी कि ऑक्सीजन के हमें 4 दिख रहे हैं एटम, परमाणु। और इस तरफ भी कितने दिख रहे हैं? O4, यानी इस तरफ भी 4 दिख रहे हैं। यानी ये वाली जो हमने समीकरण इक्वेशन लिखी है, केमिकल इक्वेशन, ये पूरी तरह से सारे एटम जितने लिए थे स्टार्टिंग में और जितने बाद में है, वो सारे बराबर बराबर हैं। इसका मतलब ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, संतुलित रासायनिक समीकरण है।
यदि हम बैलेंस नहीं करेंगे बेटा जी, तो वो कंजर्वेशन ऑफ मास यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो नहीं करेगा और वो फिर गलत हो जाएगा। गलत तो नहीं करेगा खैर, लेकिन आपका बेकार में आधा एक नंबर आंसर में कट जाएगा। तो बैलेंस करना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये हमने किया था, मैग्नीशियम रिबन ली थी यानी Mg, और उसको हमने ऑक्सीजन गैस के साथ जलाया था यानी O2। याद रखें O2 होता है ऑक्सीजन गैस। और फिर बनता क्या था हमारे पास MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। डरिए मत, घबराइए मत, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आप, आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद होते जाएंगे, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखिए अब हम वही कर लेते हैं भाई, जितना हमने स्टार्टिंग में लिया था उतना बाद में मिलना चाहिए। तो LHS और बॉर्डर के इस पार RHS। देखिए मैग्नीशियम कितना है यहाँ पे दिख रहा है हमको, मैग्नीशियम का एक ही एटम दिख रहा है। बड़ी गुड, वेरी नाइस। अब इस तरफ देख लेते हैं, मैग्नीशियम कितने दिख रहे हैं आपको, एक दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया। मैग्नीशियम तो बैलेंस है ना। अब ऑक्सीजन पे आते हैं। ऑक्सीजन इस तरफ कितने दिख रहे हैं आपको, ऑक्सीजन आपको यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, राइट। और इस तरफ कितने दिख रहे हैं आपको, ऑक्सीजन 1 दिख रहा है। तो भाई ये तो गड़बड़ हो गई। यहाँ पर मैग्नीशियम तो बैलेंस्ड है लेकिन ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस्ड नहीं है, यानी 2 लिए थे आपने और 1 ही बचा, तो गड़बड़ होगी ना बेटा। यानी ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है, यानी आपको इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। कैसे करेंगे, सवाल ये उठता है। तो देखिए बेटा, इसके लिए आपको हिट एंड ट्रायल यानी तुक्के मारने वाला कोशिश करना है, बिल्कुल जैसे तुक्का मारते हैं ना। और आप कोई भी क्विज सॉल्व करते हैं, पहले 1 लगा के देखो, 2 लगा के देखो, जैसे आप मैथ्स में करते हो, x की वैल्यू मानते हो, है ना। पहले x की वैल्यू 1 मान के देखो सॉल्व हो रही है या नहीं, 2 मान के देखो सॉल्व हो रही है या नहीं। बिल्कुल यहाँ पर भी वही करना है आपको। देखिए Mg मेरे पास बैलेंस है, इसको नहीं छेड़ते अभी। हमारे पास दिक्कत कौन कर रहा है, ऑक्सीजन दिक्कत कर रहा है कि भाई यहाँ 2 हैं, यहाँ पर 1 है। तो क्या करेंगे, क्या यहाँ पर मैं 2 लगा दूँ तब ये ठीक होगा? बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि बनता क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला MgO2 नहीं होता। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है MgO। क्लियर बेटा? तो अगर मैं यहाँ O2 लगा दूँ कि भाई बैलेंस हो गया, वेरी गुड, वेरी नाइस, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि आप फॉर्मूले के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर आपको पानी पीना हो यानी H2O और आप इसको O की जगह O2 कर दो, तो क्या ये पानी बनेगा? नहीं बेटा, ये पानी नहीं है ना, ये तो हाइड्रोजन परऑक्साइड है। तो ये तो गड़बड़ कर लोगे आप, ये पानी समझ के पी जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो बिल्कुल वही करना है आपको, यहाँ छेड़छाड़ नहीं करनी। आप जो भी छेड़छाड़ करोगे ना, वो इस फॉर्मूले के आगे कर सकते हो। समझ आ रही है मेरी बात? आप जो भी 1 2 3 4 नंबर लगाओगे वो इस फॉर्मूले के नीचे नहीं लगा सकते एटम के, क्योंकि वरना फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अब जैसे NaCl है, नमक है ये। अगर मैं यहाँ सोचूं कि भाई बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ Na2Cl लिख दूँ, तो क्या ये सही होगा? नहीं, ये नमक का फॉर्मूला ही चेंज हो गया आपका, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो भी छेड़छाड़ करोगे वो इस नमक के आगे करोगे। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं कि क्या मतलब है। अगर मैं यहाँ 2 लगा दूँ तो ये नमक नहीं रहेगा, राइट। और अगर मैं यहाँ 2 लगा दूँ तो क्या मतलब है? तो बेटा इसका मतलब है, जो आगे हमने 2 लगाया है ना, इसका मतलब है आपको नमक तो मिल ही रहा है। और नमक कितना मिल रहा है? 2 मोल मिल रहा है। ये आपने 9th के मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, इसका क्या मतलब है? आगे मैं क्यों कह रही हूँ छेड़छाड़ करने के लिए, क्योंकि आगे लगाने का मतलब है कि आपको नमक तो मिल रहा है NaCl, और कितना मिल रहा है? पहले आपको 1 मिल रहा था, अब आपको वो नमक 2 मिल रहा है, यानी 2 मोल नमक मिल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ MgO ही मिलेगा आपको, फॉर्मूला नहीं छेड़ोगे आप। MgO के आगे लगा सकते हो कुछ। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो हम अगर यहाँ पर 2 कर दें तो इसका मतलब है आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड के कितने मोल मिल रहे हैं? 2 मोल मिल रहे हैं। ये सही हो सकता है, वो पहले वाला सही नहीं हो सकता, वो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला ही गलत कर देता है। ठीक, तो अब यहाँ 2 मोल मिल गए, तो मेरे ऑक्सीजन भी अब हो गए बैलेंस। ठीक है, ऑक्सीजन पहले भी 2 था, अब भी 2 है। लेकिन बेटा जी ध्यान दीजिए, आपने जो आगे 2 लगा दिया, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे फ़र्क ये पड़ता है कि ऑक्सीजन तो 2 हो गए, साथ में मैग्नीशियम भी 2 हो गए। मैग्नीशियम के आगे भी तो 2 लगा हुआ है ना, इसका मतलब मैग्नीशियम भी कितने हो गए? 2 हो गए। और यहाँ पर कितने थे मैग्नीशियम? 1 था। तो अब ये तो गड़बड़ हो गई। ये तो ठीक है ऑक्सीजन, पर ये वाला गड़बड़ हो गया। तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ भी 2 लगा दो।
यानी पहले आप यहाँ पर भी 2 कर दो और यहाँ पर भी 2 कर दो, हो गया ना बैलेंस। देखो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस से आएगा, अभी आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे इस चीज़ को समझने की, उतना ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। ऊपर नीचे आपको जैसे वो दुकान वाला जब तोलता है सामान को, तो पहले थोड़ा सा नमक डालता है एक साइड, फिर देखता है ये ज़्यादा हो गया, फिर थोड़ा निकालता है, फिर थोड़ा डालता है। तो जैसे दोनों साइड वो ऊपर नीचे करता रहता है ना, वैसे ही आपको दोनों साइड ऊपर नीचे करते रहना है, ताकि आपको बिल्कुल इक्वेशन सब तरफ बैलेंस हो जाए। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पर हमने लिया है Fe का मतलब है आयरन, और उसमें पानी, जैसे मैं जो जंग लगता है ना, वही वाली बात है। तो लोहे में जब पानी डालते हैं, जंग लग जाता है, तो वो है ये Fe3O4 + H2। अब आप कहोगे मैडम ये कैसे बन गया, ये क्या है क्या नहीं है। तो बेटा अगर बैलेंसिंग का एक क्वेश्चन आ जाएगा, तो रिएक्शन तो आपको ऑलरेडी दे रखी होगी, आपको पेपर में ये पूरी रिएक्शन दे रखी होगी, आपको सिर्फ 2, 3, 4 डाल के आपको खेलना है बैलेंस करने के लिए, आपको ये फॉर्मूले नहीं याद रखने। हालांकि हो सकता है कि सिर्फ इतना दे रखा हो और आपको आगे का पूछा हो कि भाई ये रिएक्टेंट हैं, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, अभिक्रिया कर रहे हैं, तो क्या बनेगा। तो ये आपको जो रिएक्शंस, जो अभिक्रियाएं आपकी बुक एनसीईआरटी में हैं, कम से कम वो तो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। इस साइड वाले रिएक्टेंट भी, अभिकारक भी, और इस साइड वाले प्रोडक्ट यानी उत्पाद भी, कोई भी आ सकता है, ठीक है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, क्लियर, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो देखिए यहाँ देखते हैं, यहाँ पर Fe + H2O हमारा पास बन क्या रहा है, Fe3O4 + H2। अब हमें देखना है कि क्या ये बैलेंस्ड है, और अगर नहीं है तो कैसे करेंगे बैलेंस। तो देखिए वही कर दिया हमने, LHS और RHS लिख दिया। हमने देखा कि भाई लेफ्ट हैंड साइड में कितने Fe हैं, एक Fe है, एक लिख दिया। राइट हैंड साइड में कितने Fe हैं, तो Fe3 यानी कि 3 एटम है Fe के, 3 लिख दिया। पता लग रहा है ये तो बैलेंस नहीं है, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 3 हो गए। आगे देखते हैं, H2 है यहाँ पर, और यहाँ पर भी H2 है, यानी कि ये तो 2 हैं, ये भी 2 हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, O के साथ कुछ नहीं लगा तो O मतलब एक ही है। और यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर है O के साथ 4 लगा है, तो यानी ये 4 है। तो बेटा ये देख के आपको पता चल गया कि ये इक्वेशन जो है वो संतुलित नहीं है, बैलेंस्ड समीकरण नहीं है। कैसे करेंगे, ठीक है, करनी पड़ेगी। तो देखिए सबसे पहले तो जो अलग अलग चमक रहे हैं मेटल्स, जो अलग अलग आपको दिखता है अलग, उसको पहले हम संतुलित यानी बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। सबसे अलग आपको दिख रहा है Fe, है ना। अलग का मतलब क्या है, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो करते रहना बाद में, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा जो भी कुछ हो, आप सबसे पहले उसको बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। जैसे इस एग्जाम्पल में भी देखिए, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को लास्ट में करते हैं हम, सबसे पहले जो अलग दिख रहे हैं यानी जिंक या सल्फर, इन सबको हम पहले करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन को बाद में करेंगे, पहले हम मैग्नीशियम को देख लेंगे। इस तरह से यहाँ पर भी पहले हमें आयरन यानी कि Fe को बैलेंस करना है। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, क्या करें, यहाँ पर 3 करना पड़ेगा ना, +3 तो करेंगे नहीं, है ना, वो तो गलत हो जाएगा। या यहाँ पर क्या ऐसे 3 कर दूँ, ये भी गलत है, ये तो फॉर्मूला ही नहीं है आयरन का। आयरन का क्या होता है, आयरन तो एक ही एक एटम होता है, यानी कि हर पार्टिकल, हर कण कैसा किसका होता है, Fe का होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ नीचे 3 नहीं लगा सकती क्योंकि फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। हमें पता है हमें कहाँ करना है सारा चेंज, हमें इसके आगे करना है, तो इसके आगे कर देते हैं, यहाँ पर 3 लगा देते हैं। इसका क्या मतलब है, फिर से बोल रही हूँ, इसका मतलब है Fe के 3 मोल, F के यानी आयरन के 3 मोल लिए हैं आपने। अब देखो यहाँ पर भी 3 हो गए, यहाँ पर भी 3 हो गए, क्लियर है, ये बैलेंस हो गई, ठीक। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो ये H2 है, कितना है, H2 यानी हाइड्रोजन 2 दिख रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पर भी कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, ये तो है बैलेंस। आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ पर 4 है, यानी ये बैलेंस्ड नहीं है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, क्या यहाँ बढ़ाऊँ, नहीं, यहाँ तो पहले ही बढ़े हुए हैं, बढ़ाना कहाँ पड़ेगा, यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 लगा दे क्या, नहीं बेटा, यहाँ पे 4 नहीं लगाएंगे, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। यहाँ पे 4 लगाएंगे तो पानी का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, पानी का फॉर्मूला है H2O, H2O4 नहीं होता फॉर्मूला, तो यहाँ पर नहीं लगाएंगे, जो भी करेंगे वो यहाँ करेंगे। अब काफ़ी बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैडम यहाँ पर भी तो O के नीचे 4 लगा है, यहाँ पर ये क्यों नहीं लगा। बेटा ध्यान दो, ये जंग का फॉर्मूला है Fe3O4, यानी जो आपका
रस्ट लगता है, उसका फॉर्मूला ये है, इसीलिए यहाँ पर O के नीचे 4 लगाया। पर पानी का फॉर्मूला तो H2O ही होता है ना, उसके नीचे 4 नहीं लगा सकते आप। इस तरह से यहाँ पर देखो, यहाँ पर H2SO4 है, ये सल्फेट है, SO4 9th में पढ़ा होगा आपने सल्फेट। तो ये इसीलिए यहाँ 4 लगाया है, क्योंकि ये उसका फॉर्मूला है। हर कंपाउंड का, हर यौगिक का अपना एक निश्चित फॉर्मूला होता है, ठीक है, अपने एक निश्चित उसके रेशियो होती है, इसीलिए यहाँ नीचे 4 लगा है, यहाँ नहीं लगा। क्लियर? तो आप क्या करोगे, यहाँ तो 4 है, यहाँ पे 4 नहीं है, तो इसको आप आगे 4 लगा देंगे। ये हमने लगा दिया 4, बहुत ही बढ़िया। अब देखो ये भी O कितने हो गए, 4 हो गए, ये भी O कितने हो गए, 4 हो गए, ये हो गया बैलेंस। लेकिन एक गड़बड़ हो गई, यहाँ हमने O तो 4 कर दिए, पर हाइड्रोजन कितने हो गए इसकी वजह से? आप बताइए, क्या हाइड्रोजन 6 हो गए बेटा? ये देखो ये ऐसे लिखा है 4H2, तो इसका क्या मतलब है, हाइड्रोजन 6 है? नहीं, हाइड्रोजन इसका मतलब 6 नहीं, हाइड्रोजन 8 है। हाइड्रोजन कितने हैं, 8। देखो H2 का क्या मतलब है, यानी 2H साथ में जुड़े हुए हैं, 2H, ये देखो 2H साथ में जुड़े हुए हैं, ठीक है। H2 का क्या मतलब है, 2H साथ में जुड़े हुए हैं। और ऐसे ऐसे कितने हैं, 4 हैं, यानी कि ऐसे ऐसे 4 हैं। ये देखिए 4H2 का यही मतलब है। H2 का क्या मतलब है, हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन साथ में जुड़े हुए हैं। और 4H2 का क्या मतलब है कि भाई ये जो 2 फ्रेंड है आपस में जुड़ी हुई हैं, HH, ऐसी ऐसी फ्रेंड है, कितनी है, 4 हैं। देखो यहाँ पर HH HH HH, यानी 2 लड़कियों का ग्रुप कितना है, 4 है। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। तो यहाँ पर हाइड्रोजन हो गए 8 और यहाँ पर है हाइड्रोजन 2 ही, यानी कि यहाँ पर तो यही 2 लड़कियाँ। बात समझ आ रही है? देखो फिर से समझ लो, 4H2O का मतलब होता है, O कितने, 4 है, 1O 2O 3O 4O, यहाँ पे मैंने कर दिया 4। पर 4H2 का क्या मतलब है, हमारे पास था तो H2, यानी ये 2 लड़कियां आपस में जुड़ी हुई थी, यानी ये देखो ये 2 लड़कियां आपस में जुड़ी हुई हैं, हाथ में हाथ डाल के जुड़ी हुई हैं। और ऐसी ऐसी आपने कितने जोड़े ले लिए, ऐसे ऐसे आपने 4 जोड़े ले लिए, तो बिल्कुल ये 4 जोड़े बन गए यहाँ पर। तो ये टोटल कितनी लड़कियाँ हो गई, 8 लड़कियाँ हो गई। और यहाँ पर कितनी लड़कियाँ हैं, यहाँ पर तो 2 ही लड़कियाँ हैं, तो इनको भी हमको 8 करना पड़ेगा, है ना। तो इनको 8 करने के लिए क्या कर दो भाई, यहाँ पर भी ऐसे ऐसे 4 जोड़े लगा दो, तो ये भी क्या हो जाएंगे, ये भी 8 हो जाएंगे। अब ये भी 8 है और ये भी 8 है। अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है बेटा, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिए और प्रैक्टिस करिए घर पर, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि कोई इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है। बैलेंस्ड है या नहीं है ये देखने के लिए आपको ऐसे कॉलम बना लेना है। आपको देखना है कि भाई जो एटम इस साइड है कितने कितने हैं, यानी Fe यहाँ पर 1 था, यहाँ पर Fe 3 थे, यहाँ पर H कितने हैं, इस साइड H कितने हैं, इस साइड O कितने हैं, दूसरी साइड O कितने हैं। इस तरह से आपको ये पता चल जाएगा कि भाई ये इक्वेशन बैलेंस्ड है कि नहीं है। जब वो देख लोगे आप, उसके बाद आपको हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना है, यानी तुक्के लगाने हैं कि भाई यहाँ पर 3 Fe दिख रहे थे, तो यहाँ पर कैसे बनाऊँ 3, यहाँ तो एक ही है, तो 3 नीचे तो नहीं लगा सकती, 3 मैं आगे लगा दूंगी, तो अब ये भी 3 Fe हो जाएंगे, ये भी 3 Fe हो जाएंगे। क्लियर है जी। H यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर 2 थे, कोई बात नहीं जी। O यहाँ पर 1 ही था और यहाँ पे 4 थे, तो इसको कैसे 4 बनाएंगे, आगे लगाएंगे, यहाँ पर भी 4 लग गए, तो O भी बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ 4 लगाने की वजह से हाइड्रोजन जो है वो 8 हो गए और यहाँ तो 2 ही थे, तो इसको भी आगे 4 लगा दो और इस तरह से बैलेंस कर लेंगे। ठीक है बेटा, थोड़ा प्रैक्टिस करिए, थोड़ा और अच्छे से आपको आ जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। ठीक, चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगला जो पार्ट बच गया है वो नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।